30 ml होता है और 24 से 48 घंटे में मरीज़ एकदम स्वस्थ हो जाता है। आप पहचान भी नहीं सकते कि कल इस मरीज़ का ऑपरेशन हुआ था। जी। एंड इसके अलावा 3 से 4 दिन में मरीज़ अपने आप अपने सारे काम करने में सफल रहता है। तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदे हैं दूरबीन विधि के। और आज की डेट में हर तरीके के ऑपरेशन दूरबीन विधि से संभव हैं। जी, यहाँ पे आपसे बात की थी अभी आपने कि बच्चेदानी में सूजन आ जाना या गांठ पड़ जाना, तो कारण जानना चाहेंगे कि किस कारण से ऐसा होता है? बच्चेदानी में सूजन आना या गांठ बनने के कई कारण होते हैं। कई गांठें होती हैं जो कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से बनना शुरू होती हैं, कुछ महीने की शिकायत की वजह से उत्पन्न होती हैं, कुछ का कोई जेनेटिक कारण रहता है और कुछ शिकायतें बार बार इन्फेक्शन होने के कारण उत्पन्न होती हैं। जी, यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि इन्फेक्शन होने के कारण होती हैं, तो ऐसा क्या करना चाहिए? क्या लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए या क्या करना चाहिए कि इस तरह की परेशानी से बचा जा सके? जो इन्फेक्शन होते हैं वो नॉर्मली शादी के बाद और बार बार गर्भपात के कारण बार बार बच्चा होने के कारण सबसे कॉमन है इंडिया में। ऐसे इन्फेक्शंस के लिए हम बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक HPV इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है, जिसे हम HPV वैक्सीन के नाम से आता है। क्वाड्रिवेलेंट और बाइवेलेंट वैक्सीन है। प्लस अगर ऐसा इन्फेक्शन उत्पन्न होता है तो उसका जल्द से जल्द किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखा के उसका कारण जान के उसका सही इलाज समय पे लेना ज़रूरी है। जी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं दूरबीन से होने वाले ऑपरेशंस के बारे में, यहाँ पे आपसे बात करना चाहेंगे कि आपने बताया बच्चेदानी में सूजन या गांठ बन जाती है, तो इस कारण ये जो बीमारी है इसका भी इलाज हम दूरबीन विधि द्वारा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि एक मरीज को कैसे पता चलेगा कि उसके साथ इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे क्या लक्षण उसे दिखाई देंगे? सिम्टम्स के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। इन्फेक्शन के सिम्टम मोस्टली मरीज़ों को गंदा पानी आने की शिकायत, नीचे के अंग में खुजली रहना, पेट में दर्द बने रहना, ये सारी शिकायतें होती हैं। और ऐसे में अगर वो चेकअप कराते हैं तो अंदरूनी चेकअप में ये देखा जा सकता है कि कुछ गंदे पानी की शिकायत है या नहीं है। अल्ट्रासाउंड में ये डायग्नोसिस कंफर्म करी जा सकती है। उसके अलावा जो महीने की शिकायत कुछ लोगों को उत्पन्न होती है उसमें ज़्यादा दिन तक माहवारी चलना, बार बार महीना आना और महीने के समय पे अत्यंत दर्द रहने की शिकायत भी हो सकती है। जी, यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग ये इन तरह की समस्या अगर किसी व्यक्ति के साथ आ रही है, किसी महिला के साथ, और अगर वो सिर्फ एंटीबायोटिक लेकर ही अपना काम चला रही है, तो उसके साथ और क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। अगर एंटीबायोटिक लेकर उसका इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि हर तरीके के इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स आर नॉट सूटेबल। दूसरी चीज़, वो कौन सा इन्फेक्शन है, वो फंगल है और या बैक्टीरियल है। एंटीबायोटिक्स ओनली वर्क अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट वो एंटीबायोटिक जो वो ओवर द काउंटर किसी भी केमिस्ट से लेके खा रहे हैं, वो एंटीबायोटिक उस पर काम करेगी भी या नहीं करेगी। और तीसरी चीज़, अगर वो एंटीबायोटिक को लेते हैं पूरी तरह से करेक्ट डोज में नहीं लेते हैं तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिसके कारण कि हो सकता है आगे वो एंटीबायोटिक इफ़ेक्टिव भी ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके लिए चेकअप कराएं, ये जानें कि उसका कारण क्या है और उसका सही तरीके से इलाज कराएं। जी दर्शकों, आज हमारे साथ डॉक्टर सुचिता सिंह लैप्रोस्कोपिक सर्जन हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे आज हम चर्चा कर रहे हैं कि दूरबीन विधि के माध्यम से किस तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं, किन किन बीमारियों में दूरबीन विधि से इलाज किया जा सकता है। यहाँ पे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे बात करना चाहेंगे, बच्चेदानी को निकालने की जब बात आ जाती है तब नॉर्मल ऑपरेशन किस प्रकार किया जाता है और नॉर्मल ऑपरेशन और दूरबीन विधि का ऑपरेशन किस तरह से दोनों में फ़र्क है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। जब अगर ऐसी कोई बीमारी उत्पन्न होती है जिसमें दवाइयों से इलाज संभव नहीं है तो उसके बाद हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो बच्चेदानी को निकालने का बचता है। उस ऑपरेशन को हम दो माध्यम से कर सकते हैं, या तो पूरा पेट खोल के या फिर दूरबीन के द्वारा। पेट खोलने में आप पूरे पेट पे 5 से 6 से 8 टाँके भी आ सकते हैं। पेट के सारी आगे की परतों को खोला जाता है और उसके बाद अंदर के अंगों को कैंची से काट के और धागे से सिला जाता है। जो दूरबीन विधि का ऑपरेशन होता है उसमें आप पहले एक छेद बनाते हैं जिससे कि दूरबीन अंदर जाती है, और उसके बाद जो भी अंग आपको निकालना है, जैसे बच्चेदानी निकालनी है, तो उसके लिए हम एडवांस्ड एनर्जी सोर्सेज यूज़ करते हैं, जिसमें कि अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दैट इज़ अल्ट्रासोनिक एनर्जी, जो कि हार्मोनिक स्कैल्पल के नाम से मशहूर है। और उससे ना ही कोई चीज़ काटी जाती है, ना ही खून निकलता है, ना ही उसे सिलने की ज़रूरत होती है।
हार्मोनिक स्कैल्पल साथ में ही उस अंग को सील करता है और काटता जाता है, तो जिसमें रक्त का बहना बहुत ही कम होता है। और दूसरी चीज़, ऑपरेशन के बाद मरीज़ को दर्द नहीं होता। तीसरी चीज़, जब भी उसके आगे जब पेट पे कोई चीरा या टाँका नहीं आता है तो मरीज़ को खड़े होने में और अपनी बाकी काम करने में कोई बेल्ट की ज़रूरत या पेट निकलना या पेट पे भारीपन लगना, जो कि नॉर्मल ऑपरेशन के बाद कम से कम 2 महीने तक ये परेशानी रहती है, वो समस्या नहीं रहती। जी, यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे, जब आप बच्चेदानी को निकालते हैं या किसी तरह का लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन करते हैं तो उससे पहले क्या क्या कोई सावधानियाँ बरतनी चाहिए, या किसी तरह की अगर कोई पेशेंट को बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ का पेशेंट है या थायराइड का पेशेंट है, तो क्या उसके साथ भी इस तरह के ऑपरेशन किए जा सकते हैं? जो भी ऑपरेशन है वो किसी भी बीमारियों के साथ संभव है, पर ऑपरेशन करने से पहले हमें मरीज़ का ऑप्टिमाइजेशन करना ज़रूरी है, जिससे कि मेरा मतलब है अगर पेशेंट को शुगर है तो उसकी शुगर कंट्रोल होनी चाहिए। शुगर के साथ एसोसिएटेड जो और बीमारियां होती हैं, जैसे कि किडनी का कई बार ख़राब होना या बार बार इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी, इन चीज़ों को हमें चेक कर लेना चाहिए। थायराइड अगर किसी मरीज़ को है तो उसका थायराइड कंट्रोल में है या नहीं है, ये चेक करना ज़रूरी है। बीपी की बीमारी, दिल की बीमारी, ऐसी कोई भी बीमारी अगर किसी मरीज़ को है तो उसका पहले हमें ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद बेहोशी के डॉक्टर एक बार उसे चेक करें कि वो उस बेहोशी को लेने के लिए फ़िट है या नहीं है, उसके बाद हमारे लिए कोई भी ऑपरेशन करना संभव है। जी, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं दूरबीन विधि से होने वाले ऑपरेशंस की, तो यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर किसी पेशेंट का लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन हो गया है तो क्या उसे टैबलेट्स भी बाद में दी जाती हैं लेने के लिए, या उसे किसी तरह की बाद में सावधानियाँ बरतनी है, ये आपसे जानना चाहेंगे। नॉर्मली किसी भी ऑपरेशन, दूरबीन विधि के ऑपरेशन के बाद 5 से 6 दिन के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है, और उसके बाकी जो भी सावधानियां हैं वो डिपेंड करता है कि किस रोग के लिए वो ऑपरेशन किया गया है, उसके अकॉर्डिंग वो बताया जाता है। पर नॉर्मली भारी काम करना, अपनी एक्सरसाइज करना, अपने काम पे जाना, इसमें कोई भी प्रिकॉशन नहीं होता, और 3 से 4 दिन के बाद अपना सारा रूटीन एक पेशेंट फॉलो कर सकता है। जी दर्शकों, आज हमारे साथ शांति हॉस्पिटल से हमारे साथ सुचिता सिंह हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे आज हम चर्चा कर रहे हैं लैप्रोस्कोपिक विधि से होने वाले ऑपरेशंस के बारे में। किस तरह की बीमारियों में ये विधि कारगर है, किस तरह की बीमारियों में इससे ऑपरेशन किया जा सकता है। यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे आपसे, बच्चेदानी की हमने बात कर ली, रसोली की अगर हम बात करें तो रसोली को निकालना क्या पॉसिबल है? क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि रसोली को निकाला नहीं जाता, या अगर रसोली है तो वो निकलवाते नहीं है क्योंकि वो छोटी है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर बच्चेदानी में रसौली हो गई है तो किसी भी उम्र का मरीज़ हो उसकी बच्चेदानी निकाल दी जाए, जबकि आज की डेट में ये संभव है कि दूरबीन के द्वारा हम किसी भी साइज़ की कितनी भी बड़ी रसौली को आसानी से निकाल सकते हैं इस एक छेद से, और रसौली दोबारा ना हो इसके लिए भी हमारे पास लुआल जैसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जिनसे कि हम उस खून की नस को बंद कर देते हैं जो उस रसौली को बढ़ाती है या खून देती है, तो आगे भी रसौली दोबारा बनने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। रसौली की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जानना चाहेंगे रसौली आखिर होती क्यों है? कारण क्योंकि पता होगा तो हम उन चीज़ों से प्रिकॉशन करेंगे ताकि कि हम रसौली तक ना पहुंच सके, तो कारणों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। रसौली नॉर्मली एक हाई ईस्ट्रोजन स्टेट की वजह से होती है, जो शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो उस रसौली को बढ़ावा देता है और उसको समय के साथ बड़ा बनाता है। कुछ लोगों में ये जेनेटिक टेंडेंसी होती है, जैसे अफ्रीकन ओरिजिन के लोगों में स्पेशली ये टेंडेंसी होती है रसौली बनने की जी। और इंडियन रेसेस में भी बहुत सारे लोगों को एक जेनेटिक टेंडेंसी होती है कि इनमें इतने ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा और उस रसौली को बनने के चांस नॉर्मल लोगों से उन लोगों में ज़्यादा होंगे। तो कभी भी एक ईस्ट्रोजन लेवल्स उन लोगों में हाई होगा तो रसौली बनने के चांसेस रहेंगे। प्लस